बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी फ़ोरम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की इस इंतहाई अहम वीडियो में हम आपसे ज़िक्र करेंगे कि एक आज़ाद और एक ग़ुलाम कौम का जो तसव्वुर है वो क्या है। हम आए रोज़ मुख्तलिफ़ लोगों की गुफ्तगू के दौरान ये अल्फाज भी सुनते रहते हैं कि हम ग़ुलाम कौम थे, और अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि हम आज भी ग़ुलाम कौम हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं कि ये जो जुमले हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल किए जाते हैं गुफ्तगू के दौरान, इनका पस मंज़र क्या है। क्योंकि बरसगीर पाक व हिंद 1947 से कबल जब दो मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान और दीगर उसके बाद जो भी ममालिक मार्ज़ वजूद में आए, इससे कबल इस बरसगीर पाक व हिंद पर बरतानवी राज था, और बरतानिया यहाँ पे अपने लोगों को भेज के हुकूमत करवाता था। जब एक अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर और उसकी फैमिली वापस बरतानिया गई, तो उस डिप्टी कमिश्नर की बीवी ने एक किताब लिखी, और यहाँ के जो लोगों के रवैये और जो शाही ख़ानदान या जो बरतानवी आफिसरान यहाँ पे तैनात थे, उनके साथ कैसा सलूक किया जाता था, और वो बरतानवी आफिसरान या मुलाजमीन जब वापस अपने वतन पहुँचते थे तो उनके साथ वहाँ की हुकूमत क्या सलूक करती थी। तो चलते हैं आज के उस अहम मौजू की तरफ कि अंग्रेज़ अफसरान जिन्होंने हिंदुस्तान में मुलाजमत की, जब वो वापस इंग्लैंड जाते तो उन्हें वहाँ पब्लिक पोस्ट ज़िम्मेदारी ना दी जाती। दलील ये थी कि तुमने एक ग़ुलाम कौम पर हुकूमत की है, जिससे तुम्हारे अतवार और रवैये में फ़र्क आया होगा। यहाँ अगर इस तरह की कोई ज़िम्मेदारी तुम्हें दी जाए तो तुम आज़ाद अंग्रेज़ कौम को भी इसी तरह डील करोगे। इस मुख्तसर तारफ़ के साथ दर्ज झैल वाक़या आपकी खिदमत में पेश किया जाता है कि एक अंग्रेज़ खातून जिसका शोहर बरतानवी दौरे हुकूमत में पाक व हिंद में सिविल सर्विस का ऑफिसर था, खातून ने ज़िंदगी के कई साल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गुजारे। वापसी पर अपनी यादाश्तों पर मबनी बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी। खातून ने लिखा कि मेरा शोहर जब एक ज़िला का डिप्टी कमिश्नर था, उस वक्त मेरा बेटा तकरीबन 4 साल का और बेटी 1 साल की थी। डिप्टी कमिश्नर को मिलने वाली कई एकड़ पर मुहित रहायशगाह में हम रहते थे। डीसी साहब के घर और ख़ानदान की खिदमत गुजारी पर कई सौ अफराद मामूर थे। रोज़ पार्टियाँ होती, शिकार के प्रोग्राम बनते, ज़िला के बड़े बड़े ज़मींदार हमें अपने यहाँ मदऊ करना बाइसे फ़ख्र समझते, और जिसके यहाँ हम चले जाते वो उसे अपनी इज़्ज़त अफजाई समझता। हमारे ठाठ ऐसे थे कि बरतानिया में मलका और शाही ख़ानदान को भी मुश्किल ही से मैसर थे। ट्रेन के सफ़र के दौरान नवाबी ठाठ से आरास्ता एक आली शान डब्बा डिप्टी कमिश्नर साहब की फैमिली के लिए मखसूस होता था। वो खातून लिखती है कि जब हम ट्रेन में सवार होते तो सफ़ेद लिबास में मलबूस ड्राइवर हमारे सामने आकर दोनों हाथ बांध कर खड़ा हो जाता और सफ़र के आगाज़ की इजाज़त तलब करता। इजाज़त मिलने पर ही ट्रेन चलना शुरू हो जाती। एक बार ऐसा हुआ कि हम सफ़र के लिए ट्रेन में बैठे तो रवायत के मुताबिक ड्राइवर ने हाज़िर होकर इजाज़त तलब की। इससे पहले कि मैं बोलती, मेरा बेटा बोल उठा, जिसका मूड किसी वजह से ख़राब था। उसने ड्राइवर से कहा कि ट्रेन नहीं चलानी। ड्राइवर ने हुक्म बजा लाते हुए कहा कि जो हुक्म छोटे साहब का है उसी पर अमल होगा। कुछ देर बाद सूरत हाल ये थी कि स्टेशन मास्टर समेत पूरा अमला जमा होकर मेरे 4 साला बेटे से दरख्वास्त कर रहा था, लेकिन मेरा बेटा ट्रेन चलाने की इजाज़त देने को तैयार नहीं हुआ। बिल आखिर बड़ी मुश्किल से मैंने कई चॉकलेट्स देने के वादे पर बेटे से ट्रेन चलवाने की इजाज़त दिलाई तो सफ़र का आगाज़ हुआ। चंद माह बाद मैं दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने वापस बरतानिया आई। हम बजरिया जहाज़ लंदन पहुँचे। हमारी मंजिल वील्स की एक काउंटी थी, जिसके लिए हमने ट्रेन का सफ़र करना था। बेटी और बेटे को स्टेशन के एक बेंच पर बिठाकर मैं टिकट लेने चली गई।
قطار طویل ہونے کی وجہ سے خاصی دیر ہو گئی، جس پر بیٹے کا موڈ بہت خراب ہو گیا۔ جب ہم ٹرین میں بیٹھے تو ایک عالی شان کمپاؤنڈ کے بجائے فرسٹ کلاس کی سیٹیں دیکھ کر بیٹا ایک بار پھر ناراضگی کا اظہار کرنے لگا۔ وقت پر ٹرین نے وسل دے کر سفر شروع کیا تو بیٹے نے باقاعدہ چیخنا شروع کر دیا۔ وہ زور زور سے کہہ رہا تھا کہ یہ کیسا الو کا پٹھا ڈرائیور ہے، ہم سے اجازت لیے بغیر ہی اس نے ٹرین چلانا شروع کر دی ہے۔ میں پاپا سے کہہ کر اسے جوتے لگواؤں گا۔ میرے لیے اسے سمجھانا مشکل ہو گیا کہ یہ اس کے باپ کا ضلع نہیں، ایک آزاد ملک ہے۔ یہاں ڈپٹی کمشنر جیسے تیسرے درجے کے سرکاری ملازم تو کیا، وزیر اعظم اور بادشاہ کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں کہ اپنی انا کی تسکین کے لیے عوام کو ذلیل و خوار کر سکے۔ آج یہ واضح ہے کہ ہم نے انگریز کو ضرور نکالا ہے، البتہ غلامی کو دیس نکالا نہیں دے سکے۔ یہاں آج بھی کئی ڈپٹی کمشنرز، ایس پیز، وزراء، مشیران حکومت اور وزرائے کرام، سیاستدان اور جرنیل صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے عوام کو گھنٹوں سڑکوں پر ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ اس غلامی سے نجات کی واحد صورت یہی ہے کہ ہر طرح کے تعصبات اور عقیدتوں کو بالائے طاق رکھ کر ہر ایک کو اس نظام کو بدلنے کے لیے اٹھنا ہوگا، ورنہ صرف 14 اگست کو جھنڈے لگا کر اور موم بتیاں سلگا کر خود کو دھوکہ دے لیا کیجیے کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں۔ اس پورے واقعے سے اور اس پوری گفتگو سے آپ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ غلامی کی اور ایک آزاد ملک میں رہنے والوں کی کیا حیثیت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی آزادی ہے، لیکن ہم اس طرح کی کئی غلامیوں کے زیر سایہ رہتے ہیں، اور اس طرح کی غلامی کا پاکستان کی بہت سی آبادی کو آئے روز سامنا کرنا پڑتا ہے۔